उन चिट्ठियों में किसी ऐसी घटना का जिक्र था जो अगर सच थी ना, तो इंसानियत और विज्ञान के सारे नियम एक झटके में झूठे साबित हो जाते। तो आज की इस में अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके लिए हमारे पास दस्तावेजों का एक पूरा ढेर मौजूद है। नेवी की कुछ डीक्लासिफाइड फाइल्स हैं, जैसे कि अपनी रिसर्च के नोट्स हैं। और सबसे अजीब, वो अलग-अलग रंगों की स्याही में लिखी गई विवादित चिट्ठियां हैं। इन सबको मिलाकर हम 1943 के उस कुख्यात फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण करेंगे। हम उन नाविकों के साथ घटी उस भयानक घटना की गहराई से पड़ताल करेंगे। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध के उस तनावपूर्ण दौर में वापस जाना होगा। मतलब 28 अक्टूबर 1943। जगह है फिलाडेल्फिया नेवल यार्ड। उस समय दुनिया भर में युद्ध चल रहा था। समंदर शांत था, लेकिन किनारे पर मौजूद अधिकारियों की धड़कनें तेज थी। उनकी नजरें सामने खड़े एक विशाल 1200 टन के विध्वंसक जहाज यूएसएस एल्ड्रिच पर टिकी थी। ऐसा लगता था जैसे उस दिन विज्ञान अपनी हदें पार करके भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। वहां प्रयोग शुरू करने की तैयारी चल रही थी। अरे, स्रोत बताते हैं कि 300 किलोमीटर दूर नॉर्फोक वर्जीनिया से एक संदेश आता है। क्या बात कर रहे हो? 300 किलोमीटर दूर से? हाँ, और संदेश में यह दावा किया गया था कि यूएसएस एल्ड्रिच वहां पहुंच चुका है। अब ये बात किसी के भी गले नहीं उतर सकती थी, क्योंकि वो विशालकाय जहाज तो फिलाडेल्फिया में अधिकारियों की आंखों के ठीक सामने खड़ा था। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। फिर भी एक अजीब सी घबराहट के बीच आदेश दिया जाता है कि जनरेटर्स चालू किए जाएं। बटन दबाते ही जहाज के भीतर रखे गए विशालकाय जनरेटर्स एक साथ चालू होते हैं। और दस्तावेजों में उस आवाज का जो वर्णन है ना, वो कुछ लिखा है। ऐसा बताया गया है जैसे लोहे का कोई बहुत बड़ा दानव दर्द से भरा है। बिल्कुल। उस भयानक आवाज के साथ ही आसपास का पूरा वातावरण बदल गया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। वहां मौजूद नाविकों के बालों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगी। अरे बाप रे! हाँ, और जहाज के अंदर खड़े नाविकों ने जब एक दूसरे को छूने की कोशिश की, तो उनके हाथ एक दूसरे के आर पार जा रहे थे। हाँ, जैसे वो भौतिक शरीर न होकर केवल परछाइयां हों। मतलब ये वो क्षण था जहां ऐसा महसूस हो रहा था कि भौतिकी के जो भी नियम हम जानते हैं, वे टूट रहे हैं। फिर जहाज के चारों ओर एक रहस्यमयी हरा कोहरा फैलने लगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये धुंध समंदर के पानी से नहीं उठ रही थी। ये हवा के कणों से ही पैदा हो रही थी। और फिर जहाज के लोहे के ढांचे से एक नीले रंग की आग निकलने लगी, जिसे ब्लू फायर कहा गया। लोहे पर कभी आग नहीं जलती, लेकिन वहां जल रही थी। और उसके बाद जो हुआ, ओह, उसके लिए शायद इंसानी दिमाग कभी तैयार नहीं हो सकता। एक बेहद तेज नीली रोशनी का फ्लैश होता है। और वो 1200 टन का भारी भरकम जहाज पूरी तरह से गायब हो जाता है। समंदर में न कोई निशान था, न पानी में कोई हलचल, और ना ही कोई परछाई। सिर्फ खाली पानी। करीब 20 मिनट तक वो जहाज इस दुनिया से बिल्कुल गायब रहता है। और फिर अचानक एक जबरदस्त धमाके के साथ समंदर फटता है और यूएसएस एल्ड्रिच ठीक उसी जगह पर वापस प्रकट हो जाता है। लेकिन जहाज का वापस लौटना कोई खुशी की बात नहीं थी। जब किनारे पर खड़े अधिकारियों ने दूरबीन से उस जहाज की ओर देखा, तो डेक पर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई हलचल नहीं थी। जब एक छोटी नाव के जरिए कुछ अधिकारी उस जहाज के करीब पहुंचे, तो उन्हें समंदर की खारी हवा की बजाय ओजोन गैस की एक बहुत तीखी गंध आने लगी। और उस ओजोन की गंध के साथ एक और गंध मिली हुई थी, जलते हुए मांस की बदबू। जब वे अधिकारी सीनिया चढ़कर उस जहाज के डेक पर पहुंचे, हमारे स्रोतों में दर्ज वो मंजर किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। हर तरफ सिर्फ धुआं था। और जब धुआं थोड़ा छंटा, तो उन्होंने दो नाविकों को देखा। वो अपनी जगह पर जमे हुए थे। उन उनका आधा शरीर, कमर के नीचे का हिस्सा जहाज के स्टील के फर्श के अंदर पूरी तरह से धंस चुका था। मतलब वही तो, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहेली के दो बिल्कुल अलग-अलग टुकड़ों को जबरदस्ती एक साथ पिघलाकर मिला दिया हो। ये विज्ञान का कोई प्रयोग कम और नरक का दरवाजा ज्यादा लगता है। यहाँ जो बात सबसे
था। जहाज के एक हिस्से में एक और नाविक दीवार का हिस्सा बन चुका था। कुछ नाविक अचानक हवा में गायब हो रहे थे और वापस आ रहे थे। जैसे कोई खराब ट्यूबलाइट ब्लिंक कर रही हो। और जब अधिकारी नीचे वाले कैबिन में गए तो वहां एक नाविक एक कोने में दुबक कर बैठा था। वो डर से कांप रहा था और बड़बड़ा रहा था कि ये हरा कोहरा नहीं है, ये एक दरवाजा है। ओह! इस भयानक त्रासदी के तुरंत बाद नेवी की तरफ से इस पूरी घटना पर पर्दा डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिना वर्दी वाले कुछ लोग वहां पहुंच गए। हाँ, उन्होंने गैस कटर और भारी मशीनों का इस्तेमाल करके उन नाविकों के शरीर को लोहे से काटा जो उसमें फंस गए थे। और जो बच गए थे उन्हें तुरंत बाकी दुनिया से अलग कर दिया गया। डॉक्टरों की एक टीम ने उन बचे हुए नाविकों का व्यवस्थित तरीके से ब्रेन वॉश किया। मतलब उन्हें भारी मात्रा में ऐसी दवाइयां दी गईं जो उनकी याददाश्त को धुंधला कर सकें। उन्हें यकीन दिलाया गया कि उन्होंने जो देखा वो सिर्फ उनका मतिभ्रम था। बिल्कुल। सारे आधिकारिक रिकॉर्ड्स बदल दिए गए और फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को महज एक अफवाह बनाकर दफन कर दिया गया। लेकिन अगर नेवी ने इतनी सफाई से सब कुछ दफन कर दिया था तो फिर ये खौफनाक कहानी दुनिया के सामने आई कैसे? और यहीं प्रवेश होता है उन रहस्यमयी चिट्ठियों का जिन्होंने मॉरिस जेसप की रातों की नींद उड़ा दी। वाह, जैसप को अचानक एक लिफाफा मिलता है। अंदर जो खत था उसकी लिखावट पागलों जैसी थी। अलग अलग रंगों की स्याही और हैंडराइटिंग लगातार बदल रही थी। खत के आखिर में नाम लिखा था कार्लोस एलेंडे, जिसका असल नाम कार्ल एलन था। और उन खतों में कार्लोस ने जो दावे किए वे किसी की भी रोंगटे खड़े कर सकते थे। उसने लिखा था कि उसने अपनी आंखों से हवा और पानी के नियमों को टूटते देखा है। हाँ, कार्लोस का दावा था कि इस पूरी घटना के पीछे एल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उसने निकोला टेस्ला के विशेष जनरेटर्स का भी जिक्र किया। शुरुआत में जेसप ने इसे बकवास माना, लेकिन वो चिट्ठियां आना नहीं रुकी। और फिर कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है। एक दिन नेवी के ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च से जेसप को एक सीधा बुलावा आता है। नेवी जैसी संस्था कभी बेवजह किसी वैज्ञानिक को इस तरह पूछताछ के लिए नहीं बुलाती। जब जेसप वहां पहुंचे तो अधिकारियों ने उन्हें उनकी ही लिखी हुई एक किताब दिखाई। और वो कोई आम कॉपी नहीं थी। इस किताब के पन्नों पर 3 अलग-अलग हैंडराइटिंग में टाइम ट्रैवल और एलियंस के बारे में नोट्स लिखे थे। नेवी परेशान थी। हाँ, नेवी के अधिकारी स्पष्ट रूप से चिंतित थे। उन्होंने उस किताब की बकायदा कई कॉपियां छपवाईं जिन्हें वारो एडिशन कहा जाता है। इसी घटना ने जेसप को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इसके बाद जेसप ने अपनी जांच तेज कर दी। वो बहुत कुछ जान चुके थे और अंततः उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? अलग अलग रंगों और लिखावट में चिट्ठियां भेजना आज के समय के किसी इंटरनेट ट्रोल जैसा लगता है। लेकिन नेवी जैसी संस्था किसी ट्रोल की बातों से डरकर एक जाने माने वैज्ञानिक को पूछताछ के लिए क्यों बुलाएगी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो नेवी का इस तरह एक किताब के नोट्स को लेकर चिंतित होना इस बात का सबूत है कि भले ही एलेंडे का तरीका अजीब था, लेकिन उसने अनजाने में ही सही किसी बहुत बड़े सच की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। मतलब वो जीनियस था जिसने नेवी को सालों तक चकमा दिया। लेकिन अब समय है इन डरावने दावों और असलियत के बीच के अंतर को समझने का। क्या सच में जहाज टाइम ट्रैवल कर रहा था? दस्तावेजों के अनुसार उस दिन वहां किसी भी तरह का आंखों से गायब होने का कोई जादुई प्रयोग नहीं चल रहा था। वे दरअसल डी गॉसिंग नाम की एक तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। डी गॉसिंग मतलब जर्मन सबमरीन के मैग्नेटिक माइन से बचने के लिए जहाज के चारों ओर हाई वोल्टेज केबल लपेटे गए थे। बिल्कुल। इसका मकसद जहाज के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र को छिपाना था ताकि बमों के सेंसर्स उसे पकड़ ना सके। तो इसका असली मकसद आंखों से गायब होना नहीं बल्कि मैग्नेटिक रडार से गायब होना था। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन फिर उस हरे कोहरे और लोहे से निकलने वाली नीली आग का क्या? ओह, वो कोई जादू नहीं था। जब बहुत अधिक मात्रा में हाई वोल्टेज बिजली का प्रवाह होता है और नमी होती है तो हवा के कण आयनाइज हो जाते हैं। इससे एक प्लाज्मा ग्लो पैदा होता है। जिसे विज्ञान की भाषा में सेंट एल्मोस फायर कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक 300 किलोमीटर दूर 10 मिनट में पहुँचने की बात है, वो तर्कसंगत नहीं है। चेसापीक एंड डेलावेयर कैनाल के शॉर्टकट से भी वहाँ जाने में 8-9 घंटे लगते हैं। खुद कार्लोस ने भी बाद में मान लिया था कि उसने झूठ लिखा था। लेकिन कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई थी। 1990 में जब यूएसएस एल्ड्रिच को कबाड़ में बेचा गया और उसे काटा जा रहा था तो लोहे की मोटी दीवारों के बिल्कुल बीचों बीच कपड़े के कुछ टुकड़े मिले। ये एक बहुत ही अजीब बात है। वो कपड़े वहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे पहुंचे? एक तरफ तो हम कहते हैं कि यह सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को छिपाने का प्रयोग था,
लेकिन अगर ये सिर्फ एक साधारण प्रयोग था तो 1990 में जहाज के लोहे के अंदर वो कपड़े के टुकड़े कैसे मिले? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब इंसान को रहस्य बहुत पसंद है। कभी कभी हमें ये महसूस करना अच्छा लगता है कि सरकारें हमसे कुछ छिपा रही हैं। हाँ, ये तो है। वो शायद कुछ प्रयोग जहाज़ों पर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग पर होते हैं। जिस तरह से नेवी ने उन बचे हुए नाविकों का भारी दवाइयों से ब्रेन वॉश किया, वो अपने आप में एक क्रूर प्रयोग था। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे अध्ययन को समेटें तो ये घटना इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे आधा सच, कुछ डरावनी अफवाहें और सरकारी गोपनीयता मिलकर एक ऐसी कहानी को जन्म देती हैं जो कभी मरती नहीं। सही कहा। भले ही फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ मैग्नेटिक माइंस से बचने की एक वैज्ञानिक कोशिश रही हो, लेकिन नाविकों के लोहे में धंसने की कहानी ने हमारे दिमाग में हमेशा के लिए घर कर लिया है। हाँ, चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूँगा। अगर नेवी दवाइयों के जरिए उन बचे हुए नाविकों का ब्रेन वॉश कर सकती थी और उनकी यादों को हमेशा के लिए मिटा सकती थी, तो क्या ये गायब होने वाले जहाज से ज्यादा खौफनाक नहीं है? वो सच में ये बहुत डरावना है। अगर यादों और सच्चाई को इस तरह से बदला जा सकता है, तो इतिहास की ऐसी कितनी ही घटनाएं होंगी जो केवल इसलिए सच मानी जाती हैं क्योंकि उनका नैरेटिव बहुत अच्छी तरह से गढ़ा गया है। इस पर जरूर विचार कीजिए।